हम क्लास 11th का चैप्टर 8 करने वाले हैं, जो कि है सेल, कोशिका, द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका पार्ट 1 होने वाला है। इस सीरीज में जो है हम एनसीईआरटी को अच्छे से डिस्कस करेंगे, हर एक लाइन का मतलब मैं आपको समझाऊंगी। सो अगर आपके पास अपनी एनसीईआरटी है तो आप उन्हें लेकर बैठिए, उसमें जो भी चीजें मैं ऐड कराती हूँ आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने नोट्स भी यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जब भी हम अपने आसपास देखते हैं, हमें यहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों देखने को मिलती है। तो ऐसा क्या है जो लिविंग थिंग्स को लिविंग बनाता है? तो इसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन का मेन मुख्य आधार जो है वो क्या है? यहाँ पर सेल है, कोशिका है, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से कंपोज्ड होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इस बेस पर जो है हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में रखते हैं। पहली कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, एक कोशिकीय जीव। दूसरे यहाँ पर हो जाते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेल्युलर की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, सिर्फ एक कोशिका से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जीव बना होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगा बैक्टीरिया, जीवाणु जिन्हें कहते हैं, उसके अलावा प्रोटिस्टा हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एंड यीस्ट जो है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मल्टी सेल्युलर की अगर हम बात करते हैं तो ये मैनी सेल से कंपोज्ड होते हैं, बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर मल्टी सेल्युलर बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। इसमें एग्जाम्पल आप लेते हो प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है फंजाई हमें देखने को मिलती है, एनिमल्स जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, एंड ह्यूमंस जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं सेल होती क्या है। तो सेल जो होती है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इस बेस पर क्या कहा जा सकता है कि जो सेल होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मैं दोनों लैंग्वेज यहाँ पर यूज कर रही हूँ। अगर आप हिंदी में इन चीजों को देखना चाहते हैं तो भी आपको इजीली समझ में आएगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको चीजें जो है समझ में आएंगी ना। अब बात करते हैं सेल की डिस्कवरी को लेकर। तो सेल की डिस्कवरी के बारे में जब भी बात करते हैं, दो साइंटिस्ट का हम यहाँ पर नाम याद रखते हैं। पहले तो हो जाते हैं यहाँ पर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, और दूसरे हो जाते हैं यहाँ पर रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक एंड एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक की सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी वो लाइव सेल की करी थी, जीवित कोशिका की करी थी। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि लाइव सेल की डिस्कवरी किसने करी है तो वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी है। और ये किसमें करी थी? तो एक स्पेसिफिक एल्गी का नाम आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, विच इज स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा एल्गी शैवाल है जो इन्होंने तालाब में तैरता हुआ देखा था फ्रीली, एंड देन उन्होंने इसकी खोज यहाँ पर करी थी। हुक की अगर हम बात करते हैं, रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी करी थी वो डेड सेल की करी थी, मृत कोशिका की खोज करी थी। और सबसे पहले सेल को खोजा भी इन्होंने ही था, लेकिन वो कोशिका, वो सेल कैसी थी? डेड थी, मृत थी। कहाँ पर करी थी? तो जो कॉर्क के पीसेस है वहां पर इन्होंने इनकी डिस्कवरी करी थी। तो बेसिकली ज्यादातर जो है आपसे लाइफ सेल के बारे में, जीवित कोशिका के बारे में ही पूछा जाता है। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर लाइफ सेल को डिस्क्राइब करा था, उनको देखा था। न्यूक्लियस के बारे में आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस की खोज जो है वो किसने करी है? रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। रॉबर्ट हुक अलग है, रॉबर्ट ब्राउन अलग है, कंफ्यूज आपको यहाँ पर नहीं होना है, ठीक है। देन इसके बाद में क्या है? माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया गया, एंड देन फिर जो भी स्ट्रक्चरल डिटेल है सेल की वो सारी यहाँ पर देखी गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत, ठीक है। स्टार मार्क करके इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं स्लाइडन। स्लाइडन क्या है? बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने लार्ज नंबर में प्लांट्स को जो है एग्जामिन किया, उनको ऑब्जर्वेशन किया, एंड देन उन्होंने बताया कि जो सभी प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं, अलग अलग तरीके की कोशिकाओं से बने होते हैं, एंड देन ये जो सेल्स होती हैं ये मिलकर क्या बनाती है? प्लांट के टिश्यू बनाती है, उनके उत्तक बनाती है। इसी
वक्त दूसरे साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं स्वान। स्वान जो है जूलॉजिस्ट है, ये इन्होंने स्टडी करी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को एंड रिपोर्ट किया कि जो सेल्स होती हैं उनमें थिन आउटर लेयर होती है, यानी ये जो सेल होती है एनिमल सेल होती है, इसकी ये जो आउटर वॉल होती है, आउटर लेयर थिन लेयर होती है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये इन्होंने एग्जामिन किया। तो इस बेस पर जो है इन्होंने कंक्लूड किया बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का। सो अगर मैं यहाँ पर एनिमल सेल की बात करूंगी, ठीक है, एनिमल सेल में क्या होता है, आउटर वॉल जो होती है, बाहर वाली जो इनकी लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और अगर हम यहाँ पर प्लांट सेल की बात करते हैं, पादप कोशिका की बात करते हैं, तो ये जो सेल की आउटर वॉल होती है ये सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। इसके अंदर की तरफ जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपोज्ड होती है सेल से और उन सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है। तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी सेल से बनी हुई होती है और जितनी भी सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे बनी हुई होती है, और इन दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पर सेल थ्योरी जो है वो दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज करी है, तो स्लाइडन एंड स्वान ने करी है। थर्ड यहाँ पर हमें जो देखने को मिलते हैं वो है यहाँ पर विर्चॉफ। इनकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने ये चीज बताई कि जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं और नई सेल्स जो है वो पुरानी सेल से, पहले वाली जो सेल्स हैं उन्हीं से ही बनकर आती हैं। तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखना, विर्चो ने ये कहा था कि सेल्स डिवाइड करती हैं, विभाजन करती हैं, और जो नई कोशिकाएं न्यू सेल्स बनकर आती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, पहले वाली सेल से ही बनती है, जिसे कहा जाता है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या है, जो ये सेल थ्योरी स्वान एंड स्लाइडर ने दी थी, इसको मॉडिफाई कर दिया और एक नई सेल थ्योरी हमारे पास बनकर आई। पहला इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, जो इन्होंने कहा था स्लाइडर एंड स्वान ने कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। एंड देन सेकंड चीज यहाँ पर ऐड कर दी गई कि जो भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनकर आती हैं, पहले वाली सेल से डिवाइड करती है, नई सेल्स वहां पर बनाती है। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी के बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ अब हम सेल का ओवरव्यू ले लेते हैं, सेल में किस तरीके की चीजें होती हैं, ये कैसे क्या प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर एनिमल सेल के लिए जो है हम ह्यूमन चिक सेल को पढ़ रहे हैं और प्लांट सेल के लिए जो है हम ऑनियन सेल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं ऑनियन सेल की, जो कि एक टिपिकल प्लांट सेल है, उसमें डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है आउटर बाउंड्री के फॉर्म में और उसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं प्लांट सेल की, जो कि ऑनियन सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो सेल की आउटर बाउंड्री होगी ये क्या होती है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर हम बात करते हैं ह्यूमन चिक सेल्स की, जो कि एनिमल सेल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें क्या है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्म में होती है, तो ये आउटर बाउंड्री क्या होगी, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, अब सेल के अंदर की तरफ जब हम जाते हैं तो एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, सेल के अंदर की तरफ मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं और इन क्रोमोसोम पर जेनेटिक मटेरियल होता है, किस फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इस न्यूक्लियस के बेस पर हम सेल्स को दो कैटेगरी में रखते हैं, एक तो यहाँ पर आ जाती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी यहाँ पर आ जाती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, कैरियोटिक यहाँ पर न्यूक्लियस के लिए यूज किया गया वर्ड है। तो जो प्रोकैरियोटिक है, प्रो से यहाँ पर है पहले, तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियाई, एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। यूकैरियोटिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है। तो इस तरीके से हम दो तरह से सेल्स को यहाँ देखते हैं, एक तो हो जाती है हमारी यूकैरियोटिक और दूसरी हो जाती है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब इन दोनों ही सेल्स में एक
सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मेन एरिना होता है ये सेल्यूलर एक्टिविटीज का। बहुत सी केमिकल रिएक्शंस जो है वो इस साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। न्यूक्लियस की बात हो गई। आगे हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होती हैं। कैसी कैसी? जैसे ईआर होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सभी किसमें होते हैं? यूकैरियोट्स में होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, झिल्ली से घिरे हुई संरचनाएं, कोशिकांग देखने को मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोट्स में ये नहीं पाए जाते। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी ईआर है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज है, वैक्यूल्स है, ये सभी यूकैरियोट्स में देखने को मिलती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में इस तरीके के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अब बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, यानी ये किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। इसीलिए ये क्या है? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलता है। तो अगर राइबोसोम की बात करते हैं हम प्रोकैरियोट के केस में, तो प्रोकैरियोटिक केस में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यूकैरियोटिक के केस में, तो यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूक्लियस में तो जो है ये हमारा, देखिए कहा गया है कि सेल्स के अंदर राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में तो होते ही है, उसके अलावा दो और ऑर्गेनल होते हैं जहां पर राइबोसोम होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी होता है प्लांट के केस में, और माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर पर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट के केस में कहा गया है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारा एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता। तो राइबोसोम कहाँ कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में तो होते ही हैं, उसके अलावा दो और ऑर्गेनल्स में होते हैं। प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रफियार, और सॉरी हाँ रफियार, और अगर हम एनिमल में बात करते हैं तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और रफियार में होते हैं। रफियार जो होती है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तभी तो ये जो रफियार है वो प्रोटीन्स बना पाती है, जो आगे की जो है डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे। इतनी चीजें क्लियर है ना। अब एनिमल सेल जो होती है उसमें एक दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी होता है जिसे हम यहाँ पर सेंट्रोसोम कहते हैं। स्टार मार्क करके इस चीज को लिखना, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो सेंट्रोसोम होता है सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये सेल डिवीजन में जब कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवाइड करती है, तो उसमें यह सेंट्रोसोम हेल्प करता है ना। अब जो सेल्स होती है वो यहाँ पर साइज, शेप और एक्टिविटीज में जो है यहाँ पर डिफरेंट होती है। जैसे ये जो है स्टार मार्क करके लिखना, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं स्मॉलेस्ट सेल होती है। ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जाता है स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 0.3 म्यू एम लेंथ होती है। और बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो 3 to 5 म्यू एम होता है। वही लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है वो ऑस्ट्रिच की एग हमें देखने को मिलती है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करते हैं तो जो ह्यूमन आरबीसी होती है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल होती है, वो यहाँ पर क्या हो जाती है? सबसे जो है बड़ी हमें देखने को मिलती है, जो कि कितनी है? 7.0 म्यू एम डायमीटर की होती है। और वही लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर नर्व सेल हो जाती है। बेटा इनको अच्छे से जो है स्टार मार्क करके इन चीजों को आप लिख लेना। ठीक है, शेप में अगर हम बात करते हैं तो सेल जो है वो डिस्क शेप, पॉलीगोनल, कॉल्यूनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इरेगुलर भी हमें देखने को मिल जाती है, जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स है, जो कैसी है? राउंड है यहाँ पर। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की भी यहाँ पर बात करते हैं तो एमिबॉइड होती है। यहाँ पर कॉलमनल एपिथेलियल सेल है जो लॉन्ग और नैरो होती है। ठीक है, वही ये जो नर्व सेल होती है ब्रांच्ड होती है और कैसी है? लॉन्ग है। ठीक है, ये ट्रकाइड है हमारी जो कि इलोंगेटेड होती है, प्लांट सेल्स में देखने को मिलती है। ये मीजोफिल सेल है जो राउंड और ओव्यूल होती है, ये हमें प्लांट की लीव्स में देखने को मिलती है। तो इनकी शेप जो होती है वो यहाँ पर वेरी। ठीक है,
तो सेल का बेसिक हमने यहाँ समझ लिया। अब हम सेल के टाइप पर आते हैं। तो सबसे पहला सेल का टाइप हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस की अब्सेंस देखने को मिलती है। अब कौन कौन प्रोकैरियोटिक सेल में आता है, स्टार मार्क करके ये चीज लिखना। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। इनकी सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अब ये जो सेल्स होती हैं वो स्मॉलर होती हैं, किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक सेल के, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी रैपिडली होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। शेप और साइज जो होती है वो इनकी यहाँ पर बहुत जो है ग्रेटली वेरी करती है। अब यहाँ पर अगर हम शेप की बात करते हैं बैक्टीरिया की शेप के बेस पर यहाँ पर बैसिलस, रॉड लाइक, कॉकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप्ड होते हैं, एंड स्पाइरुलम, स्पाइरल शेप जो है हमें देखने को मिलती है। ये बैक्टीरिया की शेप की बात है। 4 बेसिक शेप्स बैक्टीरिया की हो जाती है। कौन कौन सी, बैसिलस, कॉकस, विब्रियो एंड स्पाइरुलम देखने को मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो फंडामेंटली सिमिलर होता है, इवन दो जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनकी शेप और फंक्शंस जो होते हैं वहां पर हमें वैरायटी देखने को मिल जाती है। ठीक है। अब देखिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें सेल वॉल होती है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होती है, सेल वॉल जो है वो आउटर बाउंड्री के फॉर्म में होती है, यानी ये सेल वॉल होगी हमारी। इसके अंदर की तरफ जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बट एक्सेप्शन केस है यहाँ पर माइकोप्लाज्मा, जिसे आपको स्टार मार्क करके लिखना है कि माइकोप्लाज्मा में जो है सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोट है माइकोप्लाज्मा, लेकिन फिर भी इनमें सेल वॉल नहीं होगी। आउटर बाउंड्री के फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। फ्लूइड मैट्रिक्स जो है फिल करता है सेल को, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जो कि बेसिक होता है सेल को डिवाइड करने का। अब बिकॉज न्यूक्लियस नहीं है, हमने देखा था कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, जेनेटिक मटेरियल उनमें होता है, बट यहाँ पर तो न्यूक्लियस ही नहीं है। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, नेकेड होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो उससे घेरे हुए नहीं होती है। जेनेटिक मटेरियल जैसे क्रोमोसोम में जो हमारे डीएनए होते हैं उनकी बात है, तो वो क्या है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। ठीक है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए जो सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए होता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर हम प्रोकैरियोटिक की केस की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो जीनोमिक डीएनए होता है वो कैसा होता है, पहली चीज तो सिंगल क्रोमोसोम होता है, और वो भी कैसा है, सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है ना। ये चीज तो हो जाती है जिसे हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए और होता है जीनोमिक डीएनए के अलावा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। यानी कि अगर मैं बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ तो बैक्टीरिया में जो जीनोमिक डीएनए है हमारा सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में, वो तो होता ही है, इसके अलावा इसमें प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होते हैं, जो अगेन कैसा होता है, स्मॉल होता है और सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में होता है। अब ये प्लाज्मिड डीएनए जो होते हैं वो यहाँ पर यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो होते हैं बैक्टीरिया के यहाँ पर रखते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंसी जो है वो इस प्लाज्मिड की वजह से ही हमें देखने को मिलती है, जो जब हम बैक्टीरिया अलग से डिस्कस करेंगे मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है ना। हायर क्लासेस में अगर हम बात करते हैं, जब आप आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो यहाँ पर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी करवाता है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का एक टाइप भी जो है हमें देखने को मिलता है, जिसमें इस प्लाज्मिड का रोल वहां पर होता है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वहां पर। ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो तो यूकैरियोट्स में होती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन से घिरे हुए, झिल्ली से घिरे हुए ऑर्गेनल्स, जैसे कि अगर बात करें ईआर की तो ये भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ गोल्जी की तो वो भी यहाँ पर नहीं होता। लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर नहीं होते। वैक्यूल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वो भी यहाँ पर नहीं होती। ठीक है। सिर्फ क्या होता है यहाँ पर, राइबोसोम हमें देखने को मिलता है। ठीक है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें, उनमें क्या होती है, यूनिक फॉर्म होती है इंक्लूजन की।
अब यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म देखने को मिलती है जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। इसको स्टार मार्क करके लिखना, कैरेक्टरिस्टिक होता है ये प्रोकैरियोट्स का। इनका रोल क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनकी इनफोल्डिंग में जो है हमें इनका रोल देखने को मिलता है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सेल एनवेलप और उसके जितने भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं उनकी। तो जो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया की सेल, उनमें क्या होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। ठीक है, इनके सेल एनवेलप में क्या होते हैं, 3 लेयर्स देखने को मिलती है। अगर मैं बात कर रही हूँ बैक्टीरिया के सेल की, तो इनका जो सेल एनवेलप होता है वो 3 लेयर्स का देखने को मिलता है। ठीक है, टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। जो आउटर मोस्ट होती है ग्लाइकोकैलिक्स, वो सेल वॉल होती है। देन उसके बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स होती है एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो अगर मैं बात करूं, ये आउटर वॉल जो है ये क्या होती है, हमारी ग्लाइको कैलिक्स होती है। एंड देन यहाँ पर सेल वॉल होती है और ये अंदर की तरफ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो हमेशा ध्यान रहे, बैक्टीरिया का सेल एनवेलप जो होता है 3 लेयर का होता है। आउटर पे ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। अब ये जो हर एक लेयर होती है इस एनवेलप की, उनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, और एक साथ मिलकर जो है ये प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती है। इसी सेल एनवेलप के बेस पर, इसी सेल एनवेलप के बेस पर 2 ग्रुप्स में हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। किस स्टेनिंग प्रोसीड्यूर के रिकॉर्ड मतलब रिस्पॉन्ड में, जो कि है ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, तो जहां पर जिन बैक्टीरिया में ग्राम स्टेन चढ़ता है उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जहां पर नहीं चढ़ता उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पर कहा जाता है। इतनी चीज क्लियर है। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल जो है, बैक्टीरिया में ये जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो वो यहाँ पर बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन। ठीक है, किससे बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन से बनी हुई होती है ना। ग्लाइकोकैलिक्स की सबसे पहले बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स जो कि यहाँ पर क्या है, आउटर लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है इस एनवेलप में। तो इसका जो कंपोजिशन होता है, इसकी जो थिकनेस होती है वो बैक्टीरिया में अलग अलग देखने को मिलती है। या तो ये लूज शीट के फॉर्म में हो सकता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स वाला पार्ट लूज शीट के फॉर्म में होता है तो इसे स्लाइम लेयर कहते हैं, और अगर ये थिक और टफ होता है तो इसे कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, सेल वॉल आती है, उसके नीचे सेल वॉल जो होती है वो सेल की शेप को डिटरमाइन करती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है और प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को कि वो ब्रस्ट ना हो जाए या कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, देन सेल वॉल के नीचे की तरफ आती है बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की होती है एंड इंटरेक्ट करती है आउटसाइड द वर्ल्ड। सिलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं जाने देती। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है ना। अब इसके अलावा क्या होता है, स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम जो होती है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनकर आती है। ये जो एक्सटेंशंस होते हैं ये वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर लैमिला के फॉर्म में भी हो सकते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में यहाँ पर हेल्प करती है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स इनमें हेल्प करते हैं। तो क्या क्या हेल्प हो जाएगा एक्सटेंशन का, पहला तो सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन एंड डॉटर सेल का डिस्ट्रीब्यूशन ये यहाँ पर करवाते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज को। ऑल्सो हेल्प करवाते हैं रेस्पिरेशन में, सिक्रेशन की जो प्रोसेस होती है, और सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया होता है उसको ये बढ़ा देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा जो भी एंजाइमेटिक कंटेंट होता है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे कि अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया में यहाँ पर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। ये अच्छे से ध्यान रखना, क्रोमेटोफोर कहाँ पर पाए जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे, जिनमें क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं। क्रोमा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कलर, और कलर हमें कहाँ से देखने को मिलता है, पिगमेंट से देखने को मिलता है। तो इस
अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया में होंगे क्रोमेटोफोर्स और यहाँ पर क्या होंगे, पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। इतनी चीज क्लियर है। सो अब बात करते हैं, ये जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं ये मोटाइल और नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं। मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या है, इनमें मूवमेंट देखने को भी मिल सकता है और इनमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता। अगर ये मोटाइल होती है, मूवमेंट इनमें होता है, तो इनमें क्या होगा, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है इनकी सेल वॉल का, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। तो फ्लैजिला का वर्क क्या है, इनको मूवमेंट प्रोवाइड करवाना। अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो फ्लैजिला क्या करते हैं, यहाँ पर बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, सेल वॉल का एक्सटेंशन होते हैं, थिन फिलामेंट के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अब इनका जो है नंबर और अरेंजमेंट जो होता है डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। ये जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फिलामेंट, दूसरा हुक और बेसल बॉडी देखने को मिलती है। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला के कितने पार्ट्स होते हैं, फ्लैजिलम के 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट जो होता है लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, इसमें से तीनों पार्ट्स में से जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट होता है और क्या करता है, एक्सटेंड करता है सेल सरफेस के बाहर की तरफ। ठीक है, ये अच्छे से चीजें ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं फ्लैजिला के अलावा क्या क्या होते हैं सरफेस पर। तो एक तो यहाँ पर पिली होती है, दूसरी फिब्री देखने को मिलती है। तो ये भी क्या है, स्ट्रक्चर पर, इसकी आउटर स्ट्रक्चर जो होती है, सरफेस स्ट्रक्चर जो होती है वहां पर प्रेजेंट होती है, लेकिन इनका मोटिलिटी से कोई रोल नहीं होता। तो फिर क्या रोल होता है, तो पिली जो होती है इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, स्पेशल प्रोटीन से बनी हुई होती है। और फिब्री की अगर हम बात करते हैं तो ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फिबर होता है, फाइबर होता है जो स्प्राउट आउट करता है सेल से बाहर की तरफ। फिब्री से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन जो है अटैचमेंट से देखने को मिलता है। इसके थ्रू जो है बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसके अलावा सरफेस से भी जो है इनका अटैचमेंट देखने को मिलता है। अच्छे से ध्यान रखना, मूवमेंट में जो है पिली का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इन सम बैक्टीरिया जैसे हमने कहा हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को अटैच करने के लिए रॉक से, एंड ऑल्सो जो होस्ट टिश्यू होते हैं वहां से इन दोनों का अटैचमेंट होता है। तो मूवमेंट फ्लैजिला कराएगा, अटैचमेंट के लिए पिली और फिब्री देखने को मिलती है। आगे बात करें, प्रोकैरियोट्स में जो हमें आगे देखने को मिलते हैं वो होते हैं राइबोसोम और उनकी जो भी इंक्लूजन बॉडीज होती हैं वो। सो राइबोसोम एसोसिएट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। अच्छे से ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती, और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, राइबोसोम इसी से जुड़े हुए होते हैं, तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। इनका साइज कितना होता है, 15 nm से 20 nm होता है, और 2 सब यूनिट होती है, यहाँ पर 70S होती है। राइबोसोम का टाइप कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स में 70S होता है, 2 सब यूनिट से होती है, लार्ज सब यूनिट होती है 50S, स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो यहाँ पर 30S देखने को मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से ध्यान रखना। राइबोसोम जो होते हैं वो साइट होती है प्रोटीन के सिंथेसिस की। अच्छे से ध्यान रखना, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत से राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं सिंगल मैसेंजर आरएनए से, और वहां पर क्या करते हैं, चेन बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पोली राइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। रिसेंट में ही इसका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से राइबोसोम अटैच हो जाते हैं सिर्फ एक ही मैसेंजर आरएनए से और एक चेन बना लेते हैं, जिससे पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। राइबोसोम जो होते हैं इस पॉलीसोम की ट्रांसलेट करते हैं इस मैसेंजर आरएनए को, और प्रोटीन्स वहां पर बनाते हैं ना। इंक्लूजन बॉडीज की अगर हम बात करें तो रिजर्व मटेरियल्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और इंक्लूजन बॉडीज वहां पर बनाते हैं। ठीक है, दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स यहाँ पर हो जाएंगे। गैस वैक्यूल्स जो होती हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल ग्रीन फॉस्फोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। जितने भी मैंने आपको मार्क करवाई है ना, वो अच्छे से सारे नोट्स आप यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है,
सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ये सिर्फ एनसीईआरटी सीरीज है, जितनी भी एनसीईआरटी में चीजें दी गई हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करें। आपकी बहुत रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैं ये सीरीज लेकर आई हूँ। लाइन टू लाइन जो है हम एनसीईआरटी को यहाँ पर समझ रहे हैं, अदर चीजें भी मैं आपको यहाँ पर ऐड करवा रही हूँ। बाकी जो नीट लेवल के लिए है वो हम अलग से अच्छे से और समझ लेंगे। ये आपके बेसिक क्लियर करने के लिए एंड 11 एंड 12 के लिए तो बेसिकली है ही। सो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है, इसका पार्ट 2 होने वाला है। आज हमने प्रोकैरियोट्स को पढ़ा, आगे जो है हम यूकैरियोट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।